तो आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो किसी भी देश की नींव होता है। मेरा मतलब है हम भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और देखिए, जब भी संविधान का नाम आता है तो लोगों के दिमाग में अक्सर वो पारंपरिक उबाऊ और मोटी मोटी किताबों वाली छवि बन जाती है। सही कहा। लेकिन आज हम उस बोरिंग तरीके से बात नहीं करने वाले। आज का हमारा विषय है भारतीय संविधान के स्रोत, यानी आसान भाषा में कहें तो किस देश के संविधान से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है। और इस चर्चा को दिलचस्प बनाने के लिए आज जो स्रोत सामग्री हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है राजकोट कॉन्सेप्ट के शानदार 3D विजुअल नोट्स। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, भारतीय संविधान को समझना वाकई एक बहुत ही रोमांचक सफर है। जब हम इसके स्रोतों की बात करते हैं तो सबसे पहले यह धारणा मन से निकाल देनी चाहिए कि यह महज कागजों का एक पुलिंदा है। हाँ, या फिर जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये तो बस दूसरे देशों के कानूनों की कॉपी पेस्ट की हुई किताब है। सही बात है। असल में यह दुनिया भर के बेहतरीन और परखे हुए विचारों का एक विस्तृत और जीवंत दस्तावेज है। हमारे संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के कई देशों के संविधानों का गहराई से अध्ययन किया था। उन्होंने देखा होगा कि किस देश में कौन सी व्यवस्था सफल रही और कहाँ क्या गड़बड़ हुई। बिल्कुल। और उसके बाद जो नियम भारतीय समाज की विविधता के अनुकूल लगे उन्हें हमारे संविधान में पिरोया गया। तो इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए शुरुआत उस देश से करते हैं जिसका जिक्र अधिकारों के मामले में सबसे ज्यादा होता है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका का मॉडल मुख्य रूप से नागरिकों के अधिकारों और न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के इर्द गिर्द घूमता है। और जब बात अधिकार और न्याय की होती है तो सबसे पहला नाम मूल अधिकारों का ही आता है ना। फंडामेंटल राइट्स। बिल्कुल। किसी भी इंसान को सम्मान से जीने के लिए या बोलने की आज़ादी के लिए जो बुनियादी अधिकार चाहिए वो अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से ही प्रेरित है। लेकिन सिर्फ अधिकार दे देना ही काफी नहीं है, उनकी रक्षा करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। एकदम सही पॉइंट। और यहीं पर अमेरिका से ली गई स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा सामने आती है। न्यायपालिका का सरकार के दबाव से मुक्त होना बहुत जरूरी है। हाँ, और न्यायिक पुनरावलोकन का सीधा सा मतलब ये है कि अगर संसद कोई ऐसा कानून बना दे जो नागरिकों के अधिकारों के खिलाफ हो तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून की समीक्षा कर सकता है और उसे रद्द भी कर सकता है। बिल्कुल। इसके साथ ही एक बहुत ही भारी भरकम शब्द अक्सर इस्तेमाल होता है, यथोचित विधि प्रक्रिया, यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये भी अमेरिका से लिया गया। ये शब्द वाकई थोड़ा तकनीकी लगता है। इसका आसान मतलब यही है ना कि कानून सिर्फ सही प्रक्रिया से पास ही नहीं होना चाहिए बल्कि वो निष्पक्ष और तर्कसंगत भी होना चाहिए। हाँ, अगर कानून अन्यायपूर्ण है तो अदालत उसे खारिज कर सकती है। और इसी न्याय व्यवस्था को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए एक बहुत ही शानदार चीज अमेरिका से ली गई है, जनहित याचिका, जिसे PIL कहते हैं। बिल्कुल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसने तो भारत में न्याय के मायने ही बदल दिए हैं। पारंपरिक व्यवस्था में यह नियम था कि जिसके साथ अन्याय हुआ है वही अदालत जाएगा। लेकिन मान लीजिए कोई गरीब मजदूर है जो अदालत तक पहुंच ही नहीं सकता, तो ऐसे में PIL के जरिए कोई भी जागरूक नागरिक या NGO उन शोषित लोगों की तरफ से मुकदमा दायर कर सकता है। वाह, इसने तो न्याय के दरवाजे समाज के आखिरी पायदान वाले व्यक्ति के लिए भी खोल दिए। हाँ, अधिकारों और न्याय के इस ढांचे के अलावा अमेरिका से कुछ बेहद महत्वपूर्ण संवैधानिक पद और प्रक्रियाएं भी ली गई हैं। जैसे हमारे संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत, हम भारत के लोग। हाँ, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये सीधे तौर पर अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना वी द पीपल से प्रेरित है। ये दर्शाता है कि असली ताकत जनता के हाथ में है। इसके अलावा देश के सबसे बड़े पद यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने की जटिल प्रक्रिया भी अमेरिका से ली गई है, ताकि इन महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोग अपनी मनमानी ना कर सकें। बिल्कुल। अब देखिए, अमेरिका ने हमें अधिकारों की अहमियत तो सिखाई, लेकिन जब बात देश की रोजमर्रा की सरकार चलाने की आई तो हमारा ध्यान स्वाभाविक रूप से ब्रिटेन की तरफ गया। वो इसलिए क्योंकि हम लगभग 2 सदी तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहे थे। हाँ, तो भारतीय राजनेता ब्रिटिश शासन के बुनियादी ढांचे से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे। एक नई और अनजान व्यवस्था अपनाने के बजाय उसी व्यवस्था को अपने हिसाब से ढालना ज्यादा प्रैक्टिकल लगा। तो ब्रिटेन से हमने सबसे बड़ी चीज क्या ली? संसदीय शासन प्रणाली। बिल्कुल, संसदीय शासन प्रणाली यानी देश को चलाने के लिए एक संसद होगी जहां जनता के प्रतिनिधि बैठकर नीतियां बनाएंगे और राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रमुख होगा, जबकि असली ताकत प्रधानमंत्री और कैबिनेट के पास होगी। सही कहा। ब्रिटेन से ही विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ की अवधारणा भी आई है। इसका अर्थ बहुत सीधा है कि देश में कानून सबसे ऊपर है, प्रधानमंत्री हो या आम नागरिक, सब बराबर है। एकदम सही। और एकल नागरिकता का सिद्धांत भी हमने ब्रिटेन से ही लिया है। एकल नागरिकता भारत जैसे विशाल देश के लिए बहुत जरूरी थी। अमेरिका में तो दोहरी नागरिकता होती है ना, राज्य की अलग और देश की अलग। हाँ, लेकिन भारत के निर्माताओं को लगा
कि राज्यों की अलग नागरिकता से देश की एकता को खतरा हो सकता है। इसलिए चाहे कोई तमिलनाडु में हो या पंजाब में, उसकी पहचान सिर्फ भारतीय होगी। इसके अलावा ब्रिटिश मॉडल से हमने द्विसदनीय व्यवस्था भी ली है। जैसे वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं, वैसे ही हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा। और हमारी चुनाव प्रक्रिया में भी एक दिलचस्प चीज ब्रिटेन से ही आई है। आप उस सिस्टम की बात कर रही हैं जहाँ सबसे ज्यादा वोट पाने वाला जीत जाता है। हाँ, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, भले ही कुल वोटों का सिर्फ 30% ही क्यों न मिला हो। बिल्कुल, ये ब्रिटिश मॉडल ही है। इसके अलावा विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, जैसे लोकसभा स्पीकर और संसदों को मिलने वाले संसदीय विशेषाधिकार भी ब्रिटेन की ही देन है। यहाँ तक तो बात एकदम स्पष्ट है। लेकिन कानून बनाने और उसके लागू करने की प्रक्रिया में कुछ बहुत ही बारीक अंतर होते हैं, जो अक्सर एग्जाम्स की तैयारी करने वालों को उलझा देते हैं। हाँ, यहाँ बात बहुत ही होचक हो जाती है, क्योंकि जो राजकोट कॉन्सेप्ट के 3D विजुअल नोट्स हम देख रहे हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण अंतर को बहुत शानदार तरीके से समझाया गया है। आप विधि निर्माण प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी हमने बात की कि ब्रिटेन से विधि निर्माण प्रक्रिया ली गई है, लेकिन जब बात विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की आती है तो वो जापान से ली गई है। सुनने में दोनों शब्द लगभग एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके मायने पूरी तरह से अलग हैं। हाँ, तो इसे थोड़ा स्पष्ट करते हैं। देखिए, विधि निर्माण प्रक्रिया जो ब्रिटेन से आई, वो केवल एक तरीका है कि संसद में कानून कैसे बनेगा। बिल पेश होगा, बहस होगी, वोटिंग होगी। ये एक विधायी प्रक्रिया है। और जापान से ली गई विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का दायरा इससे बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। इसका अर्थ यह है कि सरकार किसी भी व्यक्ति की आजादी में तब तक दखल नहीं दे सकती जब तक कि वो किसी ऐसे कानून के तहत ना हो जिसे सही प्रक्रिया से पास किया गया हो। मतलब अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो उन्हें साबित करना होगा कि ये कार्रवाई देश में लागू विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत की गई है। हाँ, सरकार मनमर्जी नहीं कर सकती। अब इस बारीक अंतर को समझने के बाद थोड़ा बड़े भौगोलिक देशों की तरफ चलते हैं। क्योंकि भारत कोई छोटा देश तो है नहीं, ये राज्यों का एक विशाल संघ है। इतने बड़े देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा कैसे हो, ये एक बड़ी चुनौती थी। और इसका समाधान खोजने के लिए कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के संविधानों को देखा गया। हाँ, संघीय ढांचे के लिए कनाडा का मॉडल भारत की स्थिति के सबसे ज्यादा अनुकूल था। हमने कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का मॉडल लिया। उस समय देश का विभाजन हुआ था, तो ये जरूरी था कि राज्यों को शक्तियां मिले, लेकिन केंद्र इतना मजबूत हो कि देश को एक सूत्र में बांध सके। इसी सोच के तहत अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना भी कनाडा से लिया गया। अवशिष्ट शक्तियां यानी रेजिडुअरी पावर्स, जो विषय किसी भी सूची में नहीं थे। जैसे 1950 में इंटरनेट या साइबर क्राइम तो था नहीं। जब ये नए विषय आए तो इन पर कानून बनाने का अधिकार सीधे केंद्र सरकार के पास चला गया। ये भी कनाडा के मॉडल पर आधारित है। और कनाडा से ही राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान भी लिया गया है ना? बिल्कुल, जो राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। साथ ही जब राष्ट्रपति को किसी कानूनी मसले पर सलाह चाहिए होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकते हैं। हाँ, उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय, ये भी कनाडा से ही लिया गया है। कुल मिलाकर हमारी संघात्मक विशेषताएं कनाडाई मॉडल से प्रेरित हैं। लेकिन केंद्र और राज्य के बीच हमेशा सब कुछ इतना आसान नहीं होता। कई बार दोनों को एक ही विषय पर कानून बनाने की जरूरत महसूस होती है। और इसी समन्वय को स्थापित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से एक बेहतरीन अवधारणा ली गई, समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट। समवर्ती सूची बहुत ही शानदार व्यवस्था है। इसमें शिक्षा या वन जैसे विषय रखे गए हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। इससे दोनों सरकारों को अपनी स्थानीय और राष्ट्रीय जरूरतों के हिसाब से काम करने की आजादी मिलती है। हालांकि अगर दोनों के कानूनों में टकराव होता है तो केंद्र का कानून ही माना जाता है। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया से एक और बहुत ही व्यावहारिक प्रावधान लिया गया है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। हाँ, कई बार लोकसभा से बिल पास हो जाता है और राज्यसभा उसे रोक देती है। ऐसे में कानून को लटकने से बचाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। ये विवादों को सुलझाने का ऑस्ट्रेलियाई तरीका है। इसके अलावा व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता और हमारी प्रस्तावना की भाषा का प्रवाह भी ऑस्ट्रेलिया से ही प्रेरित है। सही बात है। अब तक हमने शासन, प्रशासन और न्याय की बात की है, लेकिन एक आदर्श संविधान सिर्फ नियमों की किताब नहीं होता। वो समाज के निर्माण का एक विजन बोर्ड भी होता है। बिल्कुल। समाज को बेहतर दिशा देने के लिए जो सामाजिक आदर्श और कर्तव्य अपनाए गए, उनके तार आयरलैंड, फ्रांस और रूस से जुड़े हैं। जब हम समाज कल्याण की बात करते हैं तो आयरलैंड का नाम आता है। वहां से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। हाँ, ये कोई कठोर कानून नहीं है जिन्हें अदालत से जबरन लागू करवाया जाए, बल्कि सरकारों के लिए नैतिक दिशा निर्देश हैं। ये सरकार को याद दिलाते हैं कि नीतियां बनाते समय गरीबों का कल्याण या समान काम के लिए समान वेतन जैसे लक्ष्यों को ध्यान में रखना चाहिए। आयरलैंड से एक और खास प्रक्रिया ली गई है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति।
भारत के राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा ना होकर एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन भी आयरलैंड की ही देन है। जैसे खेल, कला या विज्ञान की महान हस्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। ताकि संसद को उनके अनुभव का लाभ मिल सके। अब अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांसीसी क्रांति ने पूरी दुनिया को जो विचार दिए वो हमारी प्रस्तावना की धड़कन बन गए। बिल्कुल। फ्रांस से हमने गणतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाया, यानी देश का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाएगा। कोई राजा या राजघराने का व्यक्ति नहीं होगा। इसके साथ ही फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया। ये भारत जैसे समाज के लिए बहुत जरूरी था, जो सदियों से भेदभाव में बटा हुआ था। लेकिन जहां स्वतंत्रता मिलती है वहां कुछ जिम्मेदारियां भी होनी चाहिए। अधिकारों और कर्तव्यों का यह संतुलन हमने रूस से सीखा, जिसे उस समय सोवियत संघ कहा जाता था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर रूस से प्रेरित होकर मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। फंडामेंटल ड्यूटीज, जो हमें याद दिलाते हैं कि राष्ट्रध्वज का सम्मान करना या सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। रूस से ही हमने अपनी प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श भी लिया है, ताकि न्याय सिर्फ अदालतों तक सीमित न रहे बल्कि समाज के हर तबके को समान अवसर मिले। तो अब हमारे पास एक ऐसा ढांचा तैयार हो गया जिसमें अधिकार हैं, कर्तव्य हैं और शासन व्यवस्था है। लेकिन कोई व्यवस्था तब तक पूरी नहीं मानी जा सकती जब तक वह संकट के समय में खुद को संभाल न सके। बिल्कुल। क्या हो अगर देश पर कोई बड़ा संकट आ जाए या समय के साथ नियम पुराने पड़ जाएं? इसका समाधान जर्मनी और दक्षिण अफ्रीका के मॉडल से निकाला गया। तो संकट प्रबंधन की सीख जर्मनी के वाइमर संविधान से मिली। हाँ, वहां से हमने आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन का प्रावधान लिया। ये सुनने में थोड़ा कठोर लगता है कि संकट के समय नागरिकों के अधिकार क्यों छीन लिए जाएं? लेकिन जब देश की सुरक्षा ही खतरे में हो, जैसे युद्ध के समय, तो पहली प्राथमिकता राष्ट्र को बचाना होती है। उस स्थिति में व्यक्तिगत अधिकारों को कुछ समय के लिए स्थगित किया जा सकता है। और जहां तक समय के साथ बदलाव की बात है, इसका समाधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से मिला। क्योंकि समाज स्थिर नहीं होता, नई तकनीक और नई चुनौतियां आती हैं। इसीलिए दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली। ये संसद को शक्ति देती है कि वो समय की मांग के अनुसार संविधान में बदलाव कर सके। इसी वजह से हमारा संविधान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 1950 में था। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, ये चुनाव प्रक्रिया भी दक्षिण अफ्रीका से ही ली गई है। तो राजकोट कॉन्सेप्ट के इन 3D विजुअल नोट्स और आज की इस विस्तृत चर्चा से ये साफ है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने केवल कॉपी पेस्ट नहीं किया। बिल्कुल नहीं, उन्होंने एक विशाल और खूबसूरत मोज़ेक तैयार किया है। दुनिया भर से अलग अलग रंग उठाए। ब्रिटेन से संसदीय शासन, अमेरिका से मूल अधिकार, आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व और कनाडा से संघीय ढांचा। और उन सब को मिलाकर एक ऐसी तस्वीर बनाई जो पूरी तरह से भारतीय जरूरतों और संस्कृति के अनुकूल है। ये समझना प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत मददगार साबित होगा। जब आप कारण समझ लेते हैं तो तथ्यों को रटना नहीं पड़ता। और जो श्रोता केवल जानकारी के लिए सुन रहे हैं, उनके लिए भी अब अखबार पढ़ना पहले जैसा नहीं रहेगा। बिल्कुल। जब भी PIL या सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले का जिक्र होगा तो उसके पीछे का वैश्विक इतिहास नजर आएगा। ये वैश्विक दृष्टिकोण ही हमें एक जागरूक नागरिक बनाता है। लेकिन इन सब बातों पर विचार करते हुए एक सवाल मन में बार बार उठता है। कैसा सवाल? हमारे संविधान निर्माताओं ने जब ये अध्ययन किया तो वो 20वीं सदी का दौर था। आज हम डिजिटल युग में हैं। हाँ, तकनीक बहुत आगे बढ़ चुकी है। अगर आज के समय में हमारे संविधान को कोई नया हिस्सा जोड़ना हो, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नियंत्रित करने के लिए या डेटा प्राइवेसी के अधिकारों के लिए, तो हम किस देश की तरफ देखेंगे? ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल है। क्या हम यूरोपियन यूनियन के सख्त डेटा कानूनों यानी GDPR से प्रेरणा लेंगे या फिर किसी नए स्रोत की खोज करेंगे? बिल्कुल। जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, हमारे इस जीवंत दस्तावेज को भविष्य में किन नए देशों से विचार उधार लेने की जरूरत पड़ सकती है, ये सोचने वाली बात है। इसका जवाब तो शायद आने वाला समय ही देगा। संविधान का विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। नई नई चीजें सीखते रहिए और अपने आसपास की दुनिया को हमेशा एक नए और विस्तृत नजरिए से देखते रहिए।